जय हिंद साथियों, फिर से हम एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे? पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर किसी प्रकाश को फोकस से होते हुए डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरती है। वक्रता केंद्र से डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरती है। उसके बाद फोकस से हो गया। उसके बाद अगर हम पोल पर डालते हैं तो दर्पण पर परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। अब हम देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं यानी एक पर रखते हैं तो उसकी स्थिति क्या होगी, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी होगा कि उल्टा होगा। उसके बाद देखेंगे वो वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा। देखिए ये जो डायग्राम बनाए हैं इसमें हम बहुत सारी चीज लिखे हुए हैं, तो आप देख करके सबसे पहले कंफ्यूज हो गए होंगे, बाप रे ये सब कैसे लिखे हुए हैं सर, ये समझ में नहीं आएगा। आने लगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा, बस समझाएंगे तब तक के लिए आप थोड़ा देर के लिए माइंडेड रहिए। बस समझाएंगे तो आपका माइंडेड हट जाएगा, आप एकदम फ्री हो जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो हम इस वीडियो में इसको जानेंगे कि अगर हम, चलिए हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको दो चीज याद रखना है। सबसे पहले आपको ये दो चीज तो आसान है। ये देखिए ये जो ध्रुव है, ध्रुव यानी पी, इसको पी से डिनोट करते हैं और इसको पी यहाँ पे लिख चुके हैं। पी यानी अगर हमारा ध्रुव पर रहेगा, यानी कोई किसी वस्तु को अगर हम ध्रुव पर रखते हैं तो देखिए ध्रुव पर रखते हैं तो वो ध्रुव पर ही उसका क्या प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाए यहाँ पे, अगर हम सी पर रखते हैं, सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति किस पर होगी, सी पर। तो ये दोनों याद करने में आपको कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर एग्जाम में पूछेगा कि किसी वस्तु को अगर हम ध्रुव पर रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो ध्रुव पर। यहाँ पे अगर हम किसी वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति की कहाँ पर होगी, सी पर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप आ जाइए एकदम यहाँ पे ध्रुव, यानी ये देखिए P हो गया और ये F हो गया, ये F हो गया। उसके बाद F और C, तो उसके बाद आपको यानी एक नंबर में हम ये देखें, दो नंबर में ये, तीन नंबर में ये देखना है। तीन नंबर भी वाला भैया आसान है। ये देखिए अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो वो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। यदि अनंत पर रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, फोकस पर। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर हम किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर। और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो फोकस पर। इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं, यानी देखिए आप समझते जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा है। यानी हम अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, यदि अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। अब बच गया कौन सा, एक बच गया ये और उसके बाद बच गया ये, उसके बाद बच गया ये। तो आपको देखिए सिर्फ एक ये याद रखना है, ये याद रख लिया तो समझिए कि ये और ये आपको तीनों याद हो जाएगा। तो देखिए अगर हम P पर और F पर यानी P और F के बीच रखते हैं तो देखिए प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इसको आप याद कर लीजिए, बस एक याद करना है कि अगर हम P पर रखते हैं और F पर रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए हम पहले बता चुके हैं एक दर्पण बना के कि P का स्थिति क्या होता है, F का कहाँ होता है और C का कहाँ होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, पोल क्या होता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हो तो वाई बटन पे लिंक दिया गया है, सबसे पहले जाके आप वो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें से एक नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव आता है ये इसमें से पूछता है। ये देखिए अगर हम P और F के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो देखिए P हो गया, F हो गया, एक और क्या बचा, C बचा ना। तो C बचा तो ये देखिए C बचा, यानी F तक हो गया। अब F और C के बीच रखेंगे, F और C के बीच रखते हैं तो कहाँ बनेगा, C तथा अनंत के बीच बनेगा, C तथा अनंत के बीच। और ये देखिए यही फिर पूछ दिया कि अगर C तथा अनंत के बीच, देखिए यहाँ पे C और अनंत के बीच अगर हम रखते हैं तो किससे बनेगा, C तथा F के बीच। तो एक ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये दोनों सेम है, अगर F और C के बीच रखते हैं तो C तथा अनंत के बीच बनेगा। यदि इस पे रखते हैं तो F और C के बीच बनेगा। देखिए ये और ये। उसके बाद देखिए इसी को उठा दिया यहाँ पे और इसको रख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आभासी और वास्तविक, यानी आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में, और वास्तविक किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में। तो आपको दो ही चीज याद रखना है, यानी जहां भी आप P देखिए यानी ध्रुव, यानी जहां पर भी आप ध्रुव देखिए तो समझिएगा कि उस पे जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी ही बनेगा। उसके बाद जितने भी आपका पॉइंट आएगा उन सभी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इसमें P है,
ये देखिए वस्तु की स्थिति किस पर है, P पर, तो आभासी बन गया। इसमें भी P दिखा, आपको P दिखा कि नहीं, F साथ में है लेकिन इसके साथ में P भी तो है, तो अगर P है तो ये भी किस पे बनेगा, आभासी बनेगा। उसके बाद देखिए F पर रहेगा तो वास्तविक, F और C पर रहेगा तो भी वास्तविक, C पर रहेगा तो भी वास्तविक, C इसमें है, C और अनंत पर रहेगा तो भी वास्तविक, अनंत पर रहेगा तो भी वास्तविक। यानी एक ही पॉइंट पर आभासी होता है, बाकी जितने भी पॉइंट आते हैं उससे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम जान लिए। अब जानेंगे कि सीधा कहाँ बनता है और उल्टा कहाँ बनता है। आभासी जहाँ पे देखिएगा वहां पे क्या आ जाएगा, सीधा हो जाएगा, सीधा है यहाँ पे, यहाँ पर भी आभासी सीधा, यहाँ पर भी आभासी सीधा। ये देखिए हमारा वास्तविक है, ये सब वास्तविक है, और यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है कि नहीं, उल्टा हो रहा है। तो ये हम समझ लिए। इसके बाद आता है कि बराबर कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा, बहुत बड़ा कब बनेगा और बहुत छोटा कब बनेगा। तो इसको समझाने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इधर मिटाना चाहेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसको देखिए, ये जो हम डायग्राम बनाए ना, इसको हम PDF में बना करके नोट्स में नीचे जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें हम दे देंगे, ताकि वो आप अच्छे से लिख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए। और आपको देखिए वीडियो बना रहे हैं हम, वीडियो बनाने में अगर थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा इसको आप अपना तरीका बदल लीजिए, ये आपका तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है या थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे और उसमें सुधार करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा करके यहाँ पर बना देते हैं एक फिगर, और आसानी से आप समझ जाइएगा। इतना ही मिटाते हैं। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका बीच वाला सतह क्या है, यानी परावर्तक सतह हमारा धंसा हुआ है। यहाँ पे P होता है, यहाँ पे C होता है, और P और C के बीच में क्या होता है, F होता है। तो इस फिगर के द्वारा हम समझेंगे कि बड़ा कब बनेगा। तो देखिए ध्रुव पर, यानी ध्रुव हमारा क्या है, पोल हमारा क्या है, यहाँ पर है। अगर हम वस्तु को पोल पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा क्या बनेगा, बराबर बनेगा, यानी वस्तु के ही बराबर प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, P और F के बीच, यानी ये हो गया P और ये हो गया F, इसके बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो वो जो प्रतिबिंब हम बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। उसके बाद F पर, यानी फोकस पर रखते हैं, फोकस पर रखेंगे तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। फोकस पर अगर हम रख देते हैं ये, तो इधर हम भाग रहे हैं तो क्या बहुत बड़ा बनते जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। उसके बाद अगर हम F और C के बीच, और दूर है कि नहीं, F और C के बीच, तो बीच में तो क्या बना, ये भी बड़ा बना कि नहीं। उसके बाद हम C पर आ गए, यानी यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, बराबर बनेगा। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं। यानी हम कहेंगे कि बीच में जो बनता है ना फोकस पर, यानी फोकस पर जब भी हमारा बनेगा वो बहुत बड़ा फिगर बनता है। यानी अवतल दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। और फोकस से अगर हम बाईं तरफ गए तो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अगर दाहिने तरफ आएंगे तो भी छोटा होता जाएगा। तो देखिए फोकस हम इधर से गए हैं तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो बराबर हो गया, और उधर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। वैसे हम इधर भागे हैं, इधर आए हैं F और C के बीच तो बड़ा हुआ है, और C पर आ गए हैं तो बराबर हो गया है, यानी F पर हमारा सबसे बड़ा होता है। उसी तरह से अगर हम देखिए C के बाद हम इधर आए हैं तो छोटा हुआ है, C के बाद यानी C और अनंत पर, इसके बीच C के बाद कोई पद है, कोई पद नहीं, यानी इधर अनंत है। अनंत क्या होता है, अनंत प्रकाश स्रोत क्या होता है, अनंत प्रकाश स्रोत चंद्रमा और सूर्य होता है। वो हालांकि हमें आईना में दिख जाता है, लेकिन उसको क्या माना जाता है, अनंत प्रकाश स्रोत माना जाता है। तो देखिए ये C के बाद हमारा सीधे क्या जाएगा, सूर्य और चंद्रमा। तो C के बाद हमारा अनंत आ गया, इसीलिए यहाँ पे करा C और अनंत के बीच, तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। उसके बाद अगर अनंत पर बनाए, यानी चंद्रमा और सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा, वो क्या होगा, बहुत छोटा प्रकाश बनेगा, यानी बहुत दूर चला गया तो छोटा बनेगा। तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल जानने के पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अवतल दर्पण का क्या गुण होता है और उत्तल दर्पण का क्या गुण होता है। तो अवतल दर्पण देखिए जो होता है ना, अवतल दर्पण जो होता है उसमें अगर हम प्रकाश डालिएगा अवतल दर्पण पे तो सभी प्रकाश को एकत्रित करता है, और उत्तल दर्पण जो होता है वो सभी प्रकाश को फैला देता है। उस पर अगर आप प्रकाश डालिएगा तो वो फैला देगा, और अवतल दर्पण में प्रकाश डालिएगा तो वो एकत्रित करेगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप अवतल दर्पण में प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश एक दूसरे को काट देता है,
और उत्तल दर्पण पर एक दूसरे को नहीं काटता है। उत्तल दर्पण में ये होता है कि जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या बनता है, काल्पनिक बनता है लेकिन सीधा बनता है। ये सब हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अवतल दर्पण जो होता है, इसमें अगर आप किसी वस्तु को जितना ही दर्पण के नजदीक ले जाइएगा उतना ही जो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और दूर ले जाइएगा तो छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। तो आइए हम सबसे पहले अवतल दर्पण को जानते हैं। तो अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है, एक फिगर के द्वारा हम समझेंगे। अवतल दर्पण हमारा ये हो गया, और उत्तल दर्पण हमारा ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ऐसे होता है ना, यानी उत्तर परावर्तक सतह इसका उठा हुआ रहेगा, ये कलाई किया गया है, और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है, P, यहाँ पर C और यहाँ पे F। इन तीनों पॉइंट को आपको याद करना है। इसे ध्रुव कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर आ जाता है P, यहाँ पर आ जाता है F और यहाँ पे आ जाता है C। अब देखिए, अगर आप इसमें कहीं से भी प्रकाश डालिए, ये हमारा दो चार स्रोत हो गया, प्रकाश डालिए, यहाँ पे डालिएगा ना, तो ये क्या करता है, एकत्रित करते जाता है, एकत्रित करेगा। परावर्तन के बाद ये एकत्रित करता है। लेकिन इस पे अगर आप डालिएगा, इधर से प्रकाश डालिएगा, तो ये देखिए, इधर से डालिएगा तो परावर्तन इधर हो रहा है, इधर से डालिएगा तो ये किधर भागेगा, इधर भागेगा। इस पे डालिएगा तो इधर भागेगा, फिर इधर डालिएगा तो इधर, इस पे डालिएगा तो इधर भागेगा। तो यानी ये भगाता है, और ये परावर्तन के बाद क्या होगा, एकत्रित करेगा। देखिए यहाँ पे डालिएगा, फिर एकत्रित कर रहा है कि नहीं, इधर आ रहा है कि नहीं, इधर डालिएगा तो एकत्रित होगा, फिर इधर डालिएगा तो यानी एक जगह पे आके मिल गया ये, और एक दूसरे को काटेगा कि नहीं, काट रहा है ना, और ये काट रहा है, नहीं काट रहा है, इधर उधर तिरछा फैल जा रहा है। तो अब हम जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ है। तो मेन हमको यही जानना है, अवतल और उत्तल का उपयोग। तो अवतल दर्पण का सबसे उपयोग पहले हम जानेंगे, ये हमारा अवतल है ना, और ये हमारा उत्तल। देखिए बार बार हम बताते हैं कि अवतल और उत्तल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले, सबसे ज्यादा अवतल दर्पण का उपयोग होता है हमारा हजामती के कारक के रूप में। यानी जब भी हम अपना बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो जो हमारे सामने लगा हुआ था ना दर्पण, वो अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। यानी उसमें हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठा रहे हैं। अगर साइकिल को उसके सामने हम खड़ा करते हैं स्टैंड पे, तो लगेगा कि बाएं तरफ झुका, यानी उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सर्च लाइट, टॉर्च में। उसके बाद किस में आ जाता है, जो भी हमारा बस, ट्रक इत्यादि जितने भी वाहन हैं, उन सभी के लाइटों में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो देखिए हम क्या बताए थे इसमें कि प्रकाश को एकत्रित करता है। यानी देखिए आप टॉर्च लेके मारिएगा तो सब प्रकाश एक जगह आता है कि नहीं, आता है। उसके बाद आ जाता है, देखिए डॉक्टर और मरीज। डॉक्टर मरीज यानी जब भी कान, नाक, गला, यानी अंदर आंतरिक अगर किसी बीमारी को पता करना रहता है, देखना रहता है कि इस बीमारी में क्या है, घाव हुआ है कि फुंसी हुआ है कि कीड़ा पड़ा है, ये क्या हुआ है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी देखिए वो कैसे उपयोग करता है, यहाँ पे एक बल्ब जला रहता है ऊपर, और यहाँ पे वो शीशा लगाया रहेगा। यहाँ पे या हाथ में शीशा ले लेगा और यहाँ से प्रकाश को अवतल दर्पण पे लाएगा और वहां से एकत्रित करेगा। एकत्रित करने के बाद कहाँ पे, कान में डालना होगा तो कान में डालेगा, दांत में डालना होगा तो दांत में, वहां पे एकत्रित प्रकाश जाके पड़ता है। टॉर्च बारने पे थोड़ा सा हल्का फैल जाता है क्योंकि वो बड़ी मात्रा में रहता है और ये छोटा सा रहता है, इसलिए एकत्रित इसको कर देता है। उसके बाद आ जाता है सौर भट्टी। यानी सौर भट्टी जो होता है उसमें हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें कैसे किया जाता है, तो बहुत बड़ा अवतल दर्पण लगाया जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और पड़ने के बाद सभी प्रकाश को एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के बाद प्रकाश ऊर्जा बनता है, उससे कई सारे कार्य किए जाते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें, सबसे पहले हजामती, हजामती में, उसके बाद टॉर्च में, उसके बाद किसमें, हेडलाइट में, उसके बाद और क्या, सर्च लाइट में आ जाता है, सर्च लाइट। उसके बाद सौर भट्टी में आ जाता है, सौर भट्टी इत्यादि में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। तो
तो उत्तल दर्पण का हम गुण बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं, यानी प्रकाश को फैलाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ एक ही काम के लिए किया जाता है। तो किस काम के लिए वो किया जाता है, यानी जितने भी बस, ट्रक, टेम्पू, ऑटो जितने भी होते हैं, हमारे पास बाइक होता है, उसमें से जो उत्तल दर्पण होता है, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। जब हमको ओवरटेकिंग करना रहता है तो उसी में देख के करते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं ना आ रहा है, तो हम उत्तल दर्पण में ही देख के ओवरटेकिंग करते हैं। तो बस इस उत्तल दर्पण का उपयोग हम उसी के लिए करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया, अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। तो इतना ही वीडियो में हम देखेंगे। 2 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। इस 2 टॉपिक को आप, जो पहला वाला टॉपिक था उसमें आप देखिए, परेशान मत होइएगा, आसानी से जैसे समझाए हैं वैसे आप देखिए, एक डायग्राम बनेगा, उसमें आप खुद से क्या लिखना है, उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नहीं, 1 नंबर को पर आप कैप्चर कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा उसको। तो हम कहेंगे आप तैयारी अच्छा से करते रहिए, मेहनत। आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा परसेंटेज उठाना है, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमेशा आपको 2-2 वीडियो दिया जा रहा है। एक वीडियो के पीछे बहुत सा मेहनत रहता है। मेहनत सबसे पहले ये रहता है कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वैसे याद तो है हम लोग को क्या क्या पढ़ाना है, क्योंकि हम 1-2 बैच हम लोग पढ़ा चुके हैं पीछे 10th का, इसलिए हम लोग को याद है। लेकिन फिर भी पढ़ के पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका डाउट जो होता है, आप तो डायरेक्ट हमसे पूछ नहीं सकते हो। अगर सामने स्टूडेंट बैठा रहता है तो पूछ लेंगे, लेकिन आप डाउट नहीं ना पूछोगे, तो हम और जानते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं हो। ऐसा चाह के हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपको परसेंटेज और मार्क्स उठाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको अगर मार्क्स पाना है तो साथी, दोस्त, यार, ये सबको आपको खोना पड़ेगा। और अभी से आप लग जाइए, डट जाइए कि हमको पढ़ना है। हार्ड कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत करिए ना, मेहनत किया गया, सभी जितने भी समस्याएं होती है उसका हल होता है। बस आप मेहनत पर ध्यान दीजिए, बाकी समस्याएं खुद ही हटते जाती हैं। तो आप मेहनत करते रहिए। आपको मार्क्स लाना है, आपको टॉपर बनना है, आपको टॉप करना है। थैंक यू। चलिए आप मेहनत करिए।